नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य में आज सुनिए सुपरिचित एवं प्रतिष्ठित लेखिका अनीता रश्मि की लिखी हुई कहानी तीन मित्र। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तीनों मित्र जीवन को भरपूर जीने में विश्वास रखते थे। हर पल को मस्ती और खुशी में सराबोर कर देने के पक्षधर थे। आज भी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार हवा से बातें कर रहे थे। साएं साएं करती हवा उनके गालों से टकरा रही थी, केशों को उड़ा रही थी और वे उड़े चले जा रहे थे, सबसे आगे निकलने की होड़। साथ में तेज संगीत और गीत का आनंद भी लिया जा रहा था। मोड़ हो या गाड़ियों की रेलम पेल, वे अपनी रफ्तार पर काबू रखने को तनिक तैयार नहीं। हॉस्टल पहुंचने में बस आधे किलोमीटर की दूरी शेष थी। तभी फर्राटा भरते मोटरसाइकिल में राकेश के मोबाइल का रिंगटोन बजा। उसने बाएं हाथ से जल्दी से मोबाइल ऊपरी पॉकेट से निकाला, उसे कान और कंधे का सहारा थमाया और चालू हो गया। हेलो टीना, कैसी है तू? टीना का नाम सुन भर लेने से संजय के चेहरे पर चमक बढ़ जाती है। बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, लेता आऊँगा। ठीक, पहले तेरे पीजी ही आता हूँ। अपना सामान नीचे उतर कर ले लेना। उसके होंठ और चौड़े हो गए। ए बच, चिल्लाए पीछे बैठे दोनों मित्र। सामने एक तीक्ष्ण मोड़ के उधर से आता ट्रक, उसकी गति भी अनियंत्रित। जोरदार टक्कर हुई और मोटरसाइकिल उछलकर ट्रक के पहियों तले जा पहुंची। दो सड़क पर एक बगल के गहरे खेत में जा गिरे, तीनों बेहोश, खून से लथपथ। ओह, नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी भयंकर टक्कर हुई है, उम्मीद नहीं है। सब पास जाकर बारी बारी से तीनों को देखते और हाथ झटकते हुए ना में सिर हिला देते। हम उतनी दूर पे थे, वहाँ तक आवाज़ पहुँची। अरे, किसी ने ट्रक का नंबर नोट नहीं किया, मारकर भाग गया है। हाँ, हम किए हैं। चिल्लपो मच गई। जितने मुंह उतनी बातें। भीड़ की सहानुभूति इन तीनों के साथ। कोसा जाने लगा ट्रक ड्राइवर। अरे, हम लोगों का आदत है कि बड़के गड़िया को ही दोष देंगे। ठीक कह रहे हैं आप। साइकिल बाइक में हो तो बाइक वाले को, बाइक कार में हो तो कार वाले को, कार ट्रक में भिड़ंत हो तो ट्रक वाले को ही दोष देंगे। वो व्यक्ति इनके कारनामों को दूर से देखते हुए आ रहा था। मोटरसाइकिल कई बार लहराते हुए, स्टंट दिखाते हुए उसकी कार से आगे निकली थी। ये बाइकर्स ग्रुप के लड़के थे क्या? पता नहीं, हम नहीं पहचानते। ऐसे लहरा कर चला रहा था जैसे पूरा रोड इनका ही हो। 2-4 प्रत्यक्षदर्शी भी बोल पड़े। बाइक वाला मोबाइल पर बात कर रहा था और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। तीनों हेलमेट भी नहीं पहने थे। साथ चलते अन्य प्रत्यक्षदर्शी यात्रियों ने भी हामी भरी। तभी पुलिस की मोबाइल वैन आ पहुंची। अरे, ये तीनों तो आईआईटी के छात्रावास में रहते हैं, मेरी दुकान पर आते हैं। छात्रों को पहचानने के बाद किसी ने वहाँ भी फ़ोन घुमा दिया। वहाँ से भी कुछ स्टाफ आ गए। जिस स्टाफ की मोटरसाइकिल थी वो सबसे पहले अपनी बिखर चुकी मोटरसाइकिल को देखने लगा। अक्सर तीनों मुँह लग्गू छात्र उससे बाइक लेकर निकल जाते थे। तीनों घायलों को पुलिस ने फटाफट अपने वैन में डाला और अस्पताल पहुंच गए। वहां पता चला उनके नाम हैं संजय सिंह, अमान शेख और फिलिप इब्राहिम। हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट देर तक वहां रहे। छात्रावास से जैसे उनके घरों में फ़ोन गया, हड़बोंग मच गया। तीनों छात्रों के माता पिता हड़बड़ा कर आ पहुँचे। बहुत लंबे खर्चीले ऑपरेशन के बाद उन सबकी जान बची। फिलिप इब्राहिम और अमान शेख को 3-4 महीने लगे पूरी तरह ठीक होने में। संजय सिंह को तो 9 महीने अस्पताल में बिताने के बाद डिस्चार्ज किया गया। सबसे ज़्यादा इंजर्ड मेरा बेटा ही था। इतने दिन हम नाउम्मीदी उम्मीद के बीच हिचकोले खाते झूलते रहे हैं। पड़ोसियों के घर आने पर उसके पिता ने कहा। माँ ने तो ऊपर वाले की कृपा पर हाथ जोड़ दिया। थैंक्स गॉड, आखिर मेरे बच्चे को तुमने ठीक कर दिया। 2 और स्टूडेंट थे ना, अब कैसे हैं? वे भी स्वस्थ हो गए हैं। सुना है तीनों के किसी न किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया है। हाँ, तीनों के। बहुत कठिन समय से निकले हैं हम। 15 वर्ष बीत गए। 1-1.5 साल बर्बाद होने के बावजूद तीनों अच्छी तरह पास हुए। कैंपस सिलेक्शन होने पर संतुष्ट होकर आगे पढ़ते रहे। सबको प्रसिद्ध कंपनियों ने अपनी कंपनी में रख लिया। आज तीनों मित्रों ने एक मकसद से दिल्ली के पास के गांव में मिलने का प्लान बनाया था। 3 बजते ही सभी होटल में जुट चुके थे। अब्रॉड से 2 और मुंबई से 1 आया था।
देखते ही वे एक दूसरे के गले जा लगे। हम 10 वर्ष बाद मिल पा रहे हैं। फ्रांस में भी तुम लोगों के बिन सब सून। हाँ जी, मुंबई में भी कहाँ मन लगाया। माया नगरी की माया तुम दोनों के बिना फीकी थी। फिर वैसा मोटरसाइकिल चलाया क्या संजय? नहीं चलाता क्या? अब तो लाइफ की रफ्तार और तेज हो गई है यार। फिर हम पीछे कैसे रहते? ठहाके की आवाज़ से आज्ञा के इंतजार में खड़े रूम के केयर टेकर के कठोर चेहरे पर भी हल्की फुल्की मुस्की छा गई। फिर तत्काल वही व्यापारिक कठोर निर्लिप्त मुद्रा। लंदन को बेकार तो नहीं कहूँगा, फिर भी तुम दोनों को खोजता था। तुम लोग तो गधे के सिर के सींग हो गए थे। वो ठठाकर हंस पड़ा। अभी रूस गया था, तुम लोगों के लिए क्या लाया बताओ? अमान, इतने भी बुद्धू नहीं हैं हम। एक साथ जवाब की जुगलबंदी। अरे पहले ऑर्डर तो दे ले। हाँ, बोतल भी खोल लेना। थोड़ी देर में स्वीट बेबी कॉर्न, चिकन चिली, मशरूम नूडल्स के साथ वे वोदका की बोतल में व्यस्त थे। वीडियो कॉल में वो आनंद नहीं है यार जो सामने बैठकर ढालने में। हाँ जी, हम तो इस पल के लिए तरस गए थे। अच्छा, आज का प्रोग्राम? आज ही जाना है ना वहाँ? हाँ, आज ही शाम को चलते हैं। लेकिन हम कैसे उन दोनों को फेस करेंगे यार? फेस? फिलिप, करना ही पड़ेगा। अब सोच लिया है तो फिर पीछे कैसे लौटें? हाँ हाँ, जाना ही है। बस एक बार दोनों के चरण छू लूँ, सच में मन संतुष्ट हो जाएगा। मैं तो समझो चला ही गया था। हम भी अधर में लटके थे संजय। आंटी की एक झलक देखी थी। सच? कब? दूसरे दिन थोड़ी देर के लिए होश आया था तो वे वार्ड में खड़ी होकर मुझे एकटक देखे जा रही थी। शाम ढलने से पूर्व वे तीनों कैब बुक कर चल पड़े। वो एक कॉटेज नुमा सुंदर घर था। सामने बड़ा सा बागीचा, साफ सुथरा। उसके बाद एक बरामदा दरमियाने कद का। बरामदे में खुलती 2 बड़ी खिड़कियां, पर घर सन्नाटे में डूबा था। घनघोर शांति। जब तक फिलिप कैब वाले को पैसे पकड़ाता, संजय और अमान बरामदे में पहुंच चुके थे। बरामदे में नेम प्लेट पढ़ा, मेजर PV ठाकुर। अमान ने कॉलबेल पर हाथ रख दिया। कॉलबेल की ओम भूर्भुवः स्वः अंदर गूंज उठा, उनके कानों तक भी पहुंचा। अरे, 3 बार बजाने पर भी किसी ने खोला नहीं। फिलिप खिड़की से अंदर का जायजा लेने लगा। शायद सो रहे हों। इस समय शाम के 6 बजे कौन सोता है? किसी काम में बिजी होंगे। एक बार फिर बजाओ। ओम भूर्भुवः पूरा होने से पूर्व दरवाज़ा खुल गया। एक चेहरे ने बाहर झांक कर जायजा लिया। बुजुर्ग ने इन 3 युवाओं को देखा, फिर हड़बड़ाए हुए से दरवाज़ा अंदर से बंद करने लगे। अरे अंकल, अंकल सुनिए, रुकिए तो। उनकी उन्होंने सुनी नहीं या सुनकर अनसुनी कर दी। शाम के झुटपुटे में कौन रिस्क ले? कॉलबेल फिर बजी। 5वीं बार कॉलबेल की पुकार को नकार न सके। दरवाज़ा खोलते ही झुंझला पड़े। आ गया हूँ बदमाशों। तीनों को गौर से देखा, अपरिचय की दीवार चेहरे पर। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? उन्होंने हाथ पीछे कर रखे थे। चेहरे पर कठोरता, दृढ़ता, संकल्प और आवाज़ में रुक्षता। कौन हो? क्या चाहिए? कड़क स्वर में फौजियों की खनक थी। अंकल, हम तीनों फ्रेंड हैं। फिलिप सामने आ गया। हाँ अंकल, आपके शशांक के फ्रेंड। अमान ने बात संभाली, समझ गया था अंकल घुसने न देंगे। ठीक है, आओ अंदर। और उन्होंने दाहिना हाथ आगे कर दिया। हाथ में एक पिस्तौल चमक रहा था। वे लगभग सहमते हुए अंदर दाखिल हुए। ओखल में सर्दियाँ है शायद। सबसे पीछे संजय था। सोचा बुदबुदाहट अंकल तक नहीं पहुंचेगी। मूसल का इंतज़ार करो। आगे बढ़ गए। PV ठाकुर को देखकर अमान धीरे से फुसफुसाया। आओ बैठो। बाप रे, इतनी ठंडी आवाज़, इतनी तटस्थ। तीनों खड़े रहे। उन्होंने आंख से फिर बैठने का इशारा किया। तीनों चुपचाप सोफों के कोनों पर जम गए, कहें गद्देदार सोफे में धंस गए। अभी मैं व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ, अंकल ने अस्पष्ट स्वर में प्रार्थना करते हुए धीमी आवाज़ में कहा। ड्राइंग रूम करीने से सजा था। एक तरफ लाल नारंगी गुलाबी गमलों में पौधों की कई किस्में रूप में हरियरी परोस रही थीं। एक कोने में ऊंचा टेबल लैंप था जिससे रोशनी झर झर रही थी। पुस्तकों से सजी अलमारी से सटकर लाल पीले छींटदार क्रोटन की छटा अलग निराली थी। एक दीवार पर फौजी वर्दी में एक युवा झांक रहा था। देखो तो, अंकल ही लग रहे हैं।
हाँ जी, वही हैं। माथे का लंबा कट नहीं देखा? बड़े से कैबिनेट के बीच में बड़ा सा एक एलडी टीवी लगा था। चारों ओर के पारदर्शी कांच के अंदर मेडल, कप और स्मृति चिन्हों की भरमार थी। कैबिनेट भी एलडी लाइट से जगमगा रहा था। कैबिनेट के सबसे ऊपरी खाने में कांच से झांकते एक 22-23 वर्ष के युवक की बहुत आकर्षक भंगिमा वाली तस्वीर टंगी थी। अखरने वाली बात थी कि उस तस्वीर पर माला पड़ी थी। अचानक नज़र पड़ी तो वे तीनों खड़े हो गए, पास जाकर देखने की छटपटाहट से भर गए। संजय ने पैर बढ़ा दिए थे, तभी कदमों की आहट। क्षणांश में वे सोफे में पूर्ववत धंस गए। थोड़ी देर में ठाकुर भीतरी कमरे से हाथ में थाल पकड़े हुए वहां आए। उस युवा की तस्वीर के सामने वे चुपचाप आंखें बंद कर खड़े हो गए। उन लोगों ने देखा, चेहरा कठोर है पर हाथों में स्थित थाल कांप रहा है। थाल एक तरफ रखकर अंकल ने सामने रखी तस्वीर की माला बदली, ललाट पर कुमकुम लगाया, सर पर जैसे हाथ फेरा। आरती का थाल में रखे दिए के लौ को देखते हुए थाल उठा लिया। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपकने को हुए। अपने को जब्त करते हुए थाल घुमाने लगे। उन्होंने थोड़े ऊंचे स्वर में 2 बार गाया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तीनों हतप्रभ। अंकल देर तक आरती की थाल घुमाते रहे। प्रसाद लो। तीनों ने दाहिनी हथेली सामने कर दी। कुछ देर में वे सामने के सोफे पर बैठ गए। कहो, क्या कहना है? क्या हम मिस्टर ठाकुर से मिल रहे हैं? उन्होंने हाँ में सर हिलाया। क्या हम कुछ पूछ सकते हैं ठाकुर अंकल? शशांक के बारे में ज़रूर पूछो। शशांक आपके बेटे थे? हाँ, हमारा ही जाबाज बेटा था। उनकी आंखों में चमक। संजय, फिलिप और अमान कैबिनेट की ओर देखने लगे। तस्वीर पर चढ़ी ताजी माला फिर चुभी। सबने एक दूसरे की ओर चोर नज़रों से देखा और सर झुका लिया। उनकी नज़रें फिर उठीं तो ड्राइंग रूम के एक कोने में रखी ऊंची मेज पर गई। वहाँ एक ट्रे में एक बड़ा सा केक पड़ा था। केक के पास एक मोमबत्ती, एक चाकू। समझने के भाव से तीनों ने एक दूसरे की ओर फिर देखा। यही आपके बेटे शशांक जी हैं? फिलिप तस्वीर को एकटक देखता रहा। हाँ, तुम तीनों इसे नहीं पहचानते? तुम लोगों ने बताया था फ्रेंड हो। फिर संजय की आंखों में आंखें रोक दीं। आप लोग कैसे दोस्त हो? शशांक ने कभी जिक्र नहीं किया। मेजर ठाकुर ने पिस्तौल पर निगाह डाली। शांत अंकल, शांत रहिए प्लीज़, मैं बताता हूँ। हम लोग वेल एजुकेटेड मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले शरीफ लोग हैं। हाँ अंकल, हम लोग कुछ हार्म पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं। अमान बात संभालने में माहिर। विश्वास करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। बोलो जो कहना है। आज शशांक जी का बर्थडे है? हाँ। कुछ सोचते हुए मेजर ने हामी भरी। वे जैसे अपने में उलझे, अपने में खोए रहने का ढोंग कर रहे थे, वास्तव में पूरी तरह सजग थे। थोड़ी देर बाद मेजर ठाकुर उनकी ओर मुखातिब, आपने हमें नहीं पहचाना होगा अंकल, लेकिन हम आपको एक नज़र में पहचान गए, अमान ने कहा। फिलिप ने उनके हाथ को थामने की कोशिश की। उन्होंने धीरे से छुड़ा लिया। थोड़ी तल्ख आवाज़ आई, क्या चाहिए, क्यों आए हैं? उनके पूछने से पूर्व संजय पूछ चुका था, अंकल शशांक की डेथ अचानक कैसे हो गई थी? वे चुपचाप बारी बारी उन्हें देखने लगे। मैं ये सब पूछकर आपके दर्द को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन संजय ने उनकी चुप्पी तोड़नी चाहिए। लेकिन हम यहाँ एक मकसद से आए हैं। प्रश्नाकुल निगाहें बहुत ज़्यादा बोलने वाले संजय की ओर घूमी। कौन है आप लोग? आप लोगों का नाम क्या है? आने का मकसद क्या है? मैं अमान, ये संजय और ये फिलिप। अंकल एक बात पूछूं? शशांक के सारे ऑर्गन आपने क्यों दान कर दिए थे? वे चौंके, हाथ में फिर कंपन। आंटी कहाँ हैं? संजय ने मानो उनका ध्यान भटकाना चाहा था। वे नहीं रहीं, वे बहुत टूट गई थीं। 10 दिन के बुखार के बाद चल बसी थीं। मेजर ने बहुत संजीदगी से कहा। बेटे के पास जाने की बहुत जल्दी थी उन्हें, हमें अकेला छोड़ गईं। एकाएक फिलिप सही प्रश्न पर आ गया। अंकल, शशांक का अंग दान करने का निर्णय तो काफ़ी कठिन रहा होगा उनके लिए, और भी? फिलिप, ये निर्णय उनका ही था। आंटी का? हाँ,
जैसे ही डॉक्टर ने ब्रेन डेड की घोषणा की, वो पहले ही जान गई थी, अब और नहीं। बस उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया था। अस्पताल से फॉर्म लेकर खुद आई थी। ओह अमान, क्या ये पॉसिबल है? फौजी की फैमिली में सब पॉसिबल है। लेडीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनकी हिम्मत ही हमारी हिम्मत होती है। अमान ने शशांक की ओर देखा। तस्वीर में वो मासूम और बेहद प्यारा लगा, मुस्कुराता हुआ। अंकल भी मुस्कुराने लगे, लेकिन फिर तुरंत गंभीर मुद्रा, जैसे गलती कर दी हो। देख रहे हो ना इसकी मासूमियत? वे भी ऐसी ही थीं। वैसे सदा दृढ़तापूर्वक फैसले लेती, फैसलों पर अडिग रहने वाली थीं वे। कोई हिला नहीं सकता था। अचानक उठ गए। अंगद का पाँव। रुको, मैं उनकी फ़ोटो दिखाता हूँ। बेहद आकर्षक एल्बम में काफ़ी पुरानी यादें संजोई गई थीं। उसे दिखलाते रहे, हर फोटो के पीछे छिपे किस्से को भी बतलाते रहे। श्वेत श्याम तस्वीरें भी थीं, रंगीन भी। कहीं ना कोई हमारे शशांक को जीवित रखेगा, यही कहकर उन्होंने मुझे मनाया था। मैं नोनो कहता रह गया था, कैसे उस क्षत विक्षत शरीर को देख पाऊंगा। वे नहीं मानी। कहा था, हम कर्ण नहीं हैं, पर किसी को जीवन देना चाहती हूँ और बेटे को आराम। वो जीवित रहेगा, हमारे पास न सही, कहीं और सही। एकदम निरुत्तर कर देती थी अक्सर। आज पता नहीं मेरा शशांक किनके पास होगा। एक दीर्घ श्वास की आवाज़ उस सन्नाटे को भंग करने लगी, जो आवाज़ों के बीच भी पंख पसार चुकी थी। वो जाबाज पायलट प्लेन में खराबी आने पर 300 यात्रियों को सुरक्षित बचा लाया था, तब उसे वीरता चक्र मिला था। उन्होंने एक फ़ोटो पर उंगली रख दी। नीली वर्दी में वीरता चक्र लेता हुआ शशांक सामने था। ट्रेनिंग के समय भी उसने प्लेन क्रैश होने से बचाया था, लेकिन अपने अंदर पलते बीमारी से बच ना पाया। ठाकुर जी खुद बताने लगे, अंकल आंटी सही थीं, उन्होंने शशांक को कई लोगों में जिंदा कर दिया है। हाँ, तुम लोग जानते हो वे लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं? अंकल के बुजुर्ग हाथों पर संजय के 2 युवा हाथ आ लगे। फिलिप में आपके शशांक का लिवर लगा है अंकल। संजय ने आगे बढ़कर उनके कंधे थाम लिए। ये संजय भी शशांक के हृदय के सहारे ही जिंदा है। अंकल, ये संजय। हाँ अंकल, फिलिप ठीक कह रहा है। यदि समय पर हार्ट ट्रांसप्लांट ना होता तो हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें अंकल। मैं अपने ख़ानदान का इकलौता चिराग हूँ और पिछले 15 सालों से आपके इकलौते चिराग ने मुझे जीवित रखा है। तुम मेरे शशांक के हृदय के सहारे? वे दीवार पर लटकी आदमकद फ्रेम जड़ित फोटो के सामने खड़े हो गए। बगल में गोल्फ कोर्ट में स्टिक पकड़े खड़ा शशांक भी झांक कर अपने डैड को देखने लगा। रीता देखो, रीता देखो, गुजरात से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से तुम्हारा शशांक आया है। हाँ अंकल। उन्होंने संजय के हाथों पर दोनों हथेलियों को रखा और सहलाने लगे। मैं समझ गया तुम क्यों आए हो। तुम दोनों को मेरा शुक्रिया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी हमारा शशांक फिर मिल पाएगा। देखो रीता, शशांक, सच कहती थी तुम। उनका भाव विवल एकालाप कुछ देर तक चलता रहा। अचानक उठकर अमान भी पास आ गया। उसने हंसते हुए अमान की ओर देखा। और तुम इनके साथ आए हो? नहीं अंकल, मैं केवल साथ निभाने नहीं आया। तो वे जोर से चौंक कर अमान को घूरने लगे। अंकल, आप विश्वास कर पाएंगे, आपके शशांक ने एक साथ 3-3 लाशों को जिंदगी दी थी। हम आप दोनों को पिछले 15 सालों से अपने साथ महसूस कर रहे थे। फिर हम सब ने आपसे मिलने की ठानी। आपके शहर वाले घर पर गए थे, पता चला आप गांव चले आए हैं। आपके गांव का पता किसी को नहीं मालूम। इधर 2 साल की कोशिशों के बाद हम ढूंढ सके आपको। उन्होंने उठकर डगमगाते कदमों से आगे जाते हुए तीनों को बुलाया। तुम लोग भी आओ। शशांक अपने बर्थडे केक को कटते देख ले। कुछ देर की चुप्पी। रुको, मैं प्लेट लेकर आता हूँ। मैं केक खाता नहीं हूँ, सवेरे गांव के बच्चों में बांट देता। तुम लोग सही दिन आए हो। तब तक वे तीनों उस मेज की ओर बढ़ने लगे थे। तीनों की ओर देखकर वे केक काटने में व्यस्त हो गए। तीनों चुपचाप खड़े होकर उनका क्रियाकलाप देखते रहे। मेजर ठाकुर के चेहरे पर छोटी सी स्मित, नाजुक सी। उन्होंने बड़े मन से मोमबत्ती जलाई, केक काटा, मोमबत्ती बुझाई, फिर चाकू केक पर चलने लगा। उन्होंने प्लेटें उनकी ओर बढ़ाईं। हाँ लो, तुम लोग भी केक खाओ। अमान ने मुस्कुराते हुए केक का एक टुकड़ा उनके मुंह में डाल दिया। अंकल, पता नहीं और कितने लोगों को शशांक ने।
तुम्हारे पास उसका क्या है अमान? मेरे पास उनकी एक किडनी है। तुम तीनों के साथ क्या हुआ था? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट बहुत भयानक था अंकल। हम तीनों एक ही स्कूटर पर सवार होकर हॉस्टल लौट रहे थे। पास के टर्निंग पर ट्रक से भयंकर टक्कर हो गई। दोष हमारा ही था, आज महसूस करते हैं। उनके कान खड़े थे। हम तीनों सड़क पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। हमारी बेहोशी हॉस्पिटल में कहाँ टूटी थी अंकल? वो एक्सीडेंट हम तीनों का कुछ ना कुछ ले गया था। देखिए, इसके एक हाथ की हथेली ही गायब है। संजय ने फिलिप की ओर इशारा किया। अमान को तो पहले से ही प्रॉब्लम्स थी। उस एक्सीडेंट ने मुश्किल और बढ़ा दी थी। शशांक की किडनी नहीं मिलती तो? वे एक संतोष, सुख और आनंद से भर गए थे। पूरा घर भर गया, बाग बगीचे भर गए, कैबिनेट जैसे संतुष्टि से झूमने लगा, पूरी कायनात भी तो जैसे उत्सव मनाने लगी। रात में अवकाश प्राप्त मेजर टीवी ठाकुर ने उन लोगों को किसी तरह भी लौटने नहीं दिया। उनकी जिद पर वहाँ उन लोगों ने पूरे 2 दिन बिताए। दिन दिन भर अंकल का ध्यान बटाए रखा, आंटी रीता की यादों को जिया, उन दोनों के लगाए सुपारी नारियल के वृक्षों को देखा। मेजर के प्रयास से गांव वालों के लहलहाते खेत देखे, जगह जगह खुदवाए गए तालाब देखे, वो स्कूल भी देखा जिसका उद्घाटन शशांक ने किया था। अब उत्क्रमित विद्यालय में 400 बच्चे पढ़ रहे थे। संजय को अपने स्कूली दिनों की याद आई। वृक्ष कबहू नहीं फल भके। वे उन स्मारकों पर भी गए जहाँ शशांक अपने खेतिहर दादाजी के बगल में था। माँ का स्मारक शशांक के बगल में। रीता होती तो नाचती फिरती। शी इज़ वेरी गुड डांसर। हम फौजियों के जीवन में पार्टियों से रौनक है, वे पार्टियों की रौनक थी। स्कूल के बच्चों को देखते हुए तीनों लौटने की तैयारी में थे। तुम तीनों ने शशांक के जन्मदिन को यादगार दिन में बदल दिया। अंकल, आप जानते हैं, हमने अन्य लोगों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की है, करते रहेंगे कि आखिर उसकी आंखें तथा अन्य अंग किसे लगे। हाँ, ये काम बीच में मत छोड़ना। अंकल, विश्वास रखें, हम उन्हें भी आपके पास लाएंगे। फिलिप बोला। जरूर लाना, मैं पूरी तरह से शशांक को जीना चाहता हूँ। अंकल, हम हर वर्ष इस दिन आपके पास होंगे, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें। अगली बार अपनी वाइफ टीना को भी साथ ले आएंगे। जरूर लाओ यंग मैन। मैं तुम सबकी प्रतीक्षा शशांक के हर बर्थडे पे करूँगा। लेकिन क्या बीच बीच में भी? हाँ, क्यों नहीं, हम अक्सर आएंगे। थैंक यू सो मच। अब चलें? अब हमें विदा दें अंकल। उन्होंने तीनों के सर पर हाथ रखा। संजय को गले से देर तक लगाए रखा। लगा शशांक अपने धड़कते दिल के साथ उनके गले से लगकर उनकी धड़कन बन गया है। शशांक अभी होता तो लगभग 40 साल का युवा लगता। बहुत देर तक वे उसे महसूसते रहे, फिर उन सबके कंधों पर हाथ रख उन्हें विदा देने बगीचे की ओर बढ़ाए। एक बात जो तुम्हें जाननी ही चाहिए। क्या अंकल? तुम्हारी आंटी ने भी अपने सारे ऑर्गन फोर्टिस हॉस्पिटल का फॉर्म भरा था। अरे, और आपने भी, है ना? हाँ। वे एक कोने में रखे डंबल को देखने लगे। मैं डेली सुबह शाम एक्सरसाइज करता हूँ। ये कसरती मजबूत बॉडी भी उसी एक्सरसाइज की देन है। वे सहज नज़र आ रहे थे। हर 6 महीने में होल बॉडी चेकअप कराता हूँ। डॉक्टर ने कहा है मेरे सारे ज़रूरी ऑर्गन स्वस्थ हैं, मैं अपनी बॉडी डोनेट कर सकता हूँ। 72 वर्षीय मेजर पीवी ठाकुर की आवाज़ उन तीनों में संकल्प शक्ति भर रही थी। अभी आप सुन रहे थे जीवनी शक्ति से भरपूर एक कहानी, 3 मित्र। इस खूबसूरत कहानी की लेखिका हैं अनीता रश्मि जी। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का उत्कृष्ट साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा ये साहित्य परिवार बड़ा होगा, विस्तार पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।